हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या सिर्फ मेहनत और पढ़ाई से ही अमीर बना जा सकता है? नहीं, असली अमीरी की चाबी है नेटवर्किंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बिजनेस स्कूल की चैप्टर 6 में बताया गया है कि कैसे नेटवर्किंग आपको आम इंसान से असाधारण बना सकती है। जब आप एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो आपके पास समय, ज्ञान, संसाधन और अवसरों की एक पूरी दुनिया खुल जाती है। बुक रीडर्स क्लब के इस स्पेशल चैप्टर में हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, बल्कि उसमें छिपे अमीरी के राजों को भी समझते हैं। इसलिए ऑडियो को अंत तक जरूर सुनें। 1974 में जब मैं हवाई में जेरोक्स कॉर्पोरेशन में काम करता था, मुझे एक प्रोडक्ट बेचने में मुश्किल आ रही थी जिसका नाम जेरोक्स टेलीकॉपर कॉपियर था। मुझे टेलीकॉपियर बेचने में मुश्किल इसलिए आ रही थी क्योंकि यह एक नया आविष्कार था। ना सिर्फ यह तुलनात्मक रूप से एक नया प्रोडक्ट था, बल्कि आम तौर पर पूछा जाने वाला पहला सवाल यह था, अच्छा यह और किस किस के पास है। दूसरे शब्दों में, टेलीकॉपियर का तब तक कोई मूल्य नहीं था जब तक टेलीकॉपियर दूसरे लोगों के पास ना हो, यानी दूसरे टेलीकॉपियर्स का नेटवर्क। आज ज़्यादातर लोगों ने टेलीकॉपियर का नाम नहीं सुना होगा, परंतु अधिकांश लोगों ने फैक्स मशीन का नाम जरूर सुना होगा। जब ज़्यादा लोगों ने इन नई फैक्स मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो टेलीकॉपियर का लाभ बढ़ गया और उन्हें बेचना काफ़ी आसान हो गया। मैंने नई मशीनों को बेचने में 4 सालों तक संघर्ष किया और यह समझाने में बहुत समय लगाया कि यह क्या था और कोई कंपनी इसका प्रयोग किस तरह कर सकती थी। आज यह मशीन हर बिजनेस और बहुत से घरों में है। आज घंटों तक टेलीकॉपियर के लाभ समझाने या समझने की कोशिश करने के बजाय लोग सिर्फ अपनी पसंद का मॉडल चुनते हैं, परंतु कम स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। सिर्फ इतना बताना पड़ता है कि मशीन का प्रयोग किस तरह किया जाता है। इस चर्चा का सार यह है कि टेलीकॉपियर या फैक्स मशीन का मूल्य तब बढ़ा जब टेलीकॉपियर्स का नेटवर्क बन गया। इसलिए यह अध्ययन नेटवर्क की शक्ति या उसके लाभ के बारे में है। मैडकॉफ का नियम। रॉबर्ट मैडकॉफ उन लोगों में एक है जिन्हें ईथरनेट की रचना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हाल में प्रौद्योगिकी कंपनी थ्रीकॉम क्रॉप की स्थापना की। उन्हें मैडकॉफ के नियम को परिभाषित करने का श्रेय भी दिया जाता है, जो इस तरह है, किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य इक्वल टू प्रयोग करने वालों की संख्या। सामान्य शब्दों में मैडकॉफ के नियम को हम इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं, अगर दुनिया में केवल एक ही टेलीफोन है तो इस अकेले फोन का दरअसल कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जिस क्षण 2 टेलीफोन होंगे, मैडकॉफ के नियम के अनुसार टेलीफोन नेटवर्क के आर्थिक मूल्य का वर्ग हो जाएगा। अब नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 0 से 4 हो जाएगा। तीसरा फोन आ जाने पर नेटवर्क का आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य अंकगणित के हिसाब से नहीं बल्कि घातांकों के में बढ़ता है। नेटवर्क का आर्थिक मूल्य अंकगणित के हिसाब से नहीं बल्कि घातांकों में बढ़ता है। जॉन वेन टाइप का बिजनेस। मेरे पिताजी की पीढ़ी में जॉन वेन सफलता का रोल मॉडल था। जॉन वेन उस कठोर व्यक्ति की प्रतिनिधित्व करता था जिसे काम करने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि जॉन वेल महिलाओं के साथ भी मैं टार्जन तुम जेन जैसा व्यवहार करता था, जो उनके संबंधों का प्रतिबिंब था। इस दौर के टेलीविजन कार्यक्रमों में लीव इट टू वियर जैसे कार्यक्रम आया करते थे, जिसमें वार्ड क्लीवर वीवर के पिता काम पर जाते और जून क्लीवर वीवर की मां घर पर कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की तरह उसका इंतजार करती है।
खाना बनाती है और सफाई करती है, जब तक कि उसके सपनों का शहजादा यानी उसका पति तनख्वाह लेकर घर नहीं लौटता। हालांकि 1950 के दशक की फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की कई चीजें बदल गई हैं, परंतु उस युग के कई पुराने बिजनेस विचार आज भी मौजूद हैं। अब भी मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ और मैं इसे अकेले अपने दम पर करूँगा। मेरी राय में अपने दम पर काम करने का विचार जॉन वेन की तरह बिजनेस करने का विचार है। मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि जब अधिकांश लोग कहते हैं कि वे अपने दम पर बिजनेस करने जा रहे हैं, तो अक्सर कर ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाने के बजाय एस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। आज इस क्वाड्रेंट जॉन वेन जैसे अपर अपरिष्कृत लोगों से भरा पड़ा है। फ्रेंचाइजी एक नेटवर्क है। 1950 के दशक में एक नए किस्म का बिजनेस मॉडल उभरने लगा जिसे फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंचाइजिंग की दुनिया में अधिक प्रसिद्ध नामों में मैकडॉनल्ड, वेंडी इत्यादि हैं। आज फ्रेंचाइजी लोकप्रिय है, परंतु 1990 में कई पुरानी विचारधारा के बिजनेसमैन जो मॉडल जॉन वेन टाइप के बिजनेसमैन थे, फ्रेंचाइजी की आलोचना करते थे। कुछ तो उन्हें गैर कानूनी भी कहते थे। आज मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैकडॉनल्ड्स जैसे प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी मुझे बीजिंग, दक्षिण अफ्रीका और भी बहुत से सुदूर स्थानों पर दिख जाते हैं। आज दुनिया ने फ्रेंचाइजी को गले लगा लिया है। सीधे सीधे कहा जाए तो फ्रेंचाइजी एक तरह का बिजनेस नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत से मालिक होते हैं, परंतु वे इकट्ठे काम करते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी के मालिक के पास उस अपरिष्कृत व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्ति होती है जो अपना खुद का हैमबर्गर स्टैंड शुरू करता है। अगर मैकडॉनल्ड्स उस अपरिष्कृत व्यक्ति के स्वतंत्र हैमबर्गर स्टैंड के आसपास हो जाता है, तो इस बात की संभावना है कि अपरिष्कृत आदमी का बिजनेस जल्दी ही चौपट हो जाएगा। भले ही जॉन वेन बेहतर हैमबर्गर बना सकता है, जैसा किसी भी नए बिजनेस के शुरुआत में होता है, नया फ्रेंचाइजी तब तक बहुत लाभदायक नहीं होता जब तक इसकी तरह के बहुत से फ्रेंचाइजी ना हो। मुझे पहले मेल बॉक्सेस एक्सेट्रा याद है और मुझे हैरत होती है कि यह क्या बला है। अचानक कंपनी ने बहुत सारे फ्रेंचाइजी खोलकर विस्फोटक विकास दर हासिल कर ली। यही स्टारबक्स के बारे में सही है। बरसों पहले मैंने इस अजीब से नाम वाली छोटी सी कॉफी कंपनी के बारे में सुना जो सिएटल में कॉफी की गाड़ियां चलाती थी। आज मैं जहां भी जाता हूं मुझे स्टारबक्स दिख जाता है। न्यूयॉर्क में तो ऐसा लगता है जैसे स्टारबक्स हर चौराहे पर है। हालांकि यह अविश्वसनीय वृद्धि मूल रूप में कंपनी के स्वामित्व के स्टोर्स के द्वारा संभव है, फ्रेंचाइजी के द्वारा नहीं। परंतु मैडकॉफ के नियम के काम करने का यह एक और उदाहरण है। मेरे पड़ोस में एक छोटी पैकेजिंग और मेल शॉप है जो सालों से बिजनेस में थी, परंतु जब मेल बॉक्सेस एटसेट्रा का फ्रेंचाइजी उस शॉपिंग सेंटर में खुला तो उसका धंधा चौपट हो गया। कॉफी की दुकान, छोटी दुकान चलाने वाले के साथ भी यही हुआ। कॉफी की छोटी दुकान बिजनेस से बाहर हो गई और स्टारबक्स से हार गई। हालांकि कॉफी की दुकान पर बहुत बढ़िया कॉफी मिलती थी। एक बार फिर मैंने यह पाया कि अपरिष्कृत व्यक्ति नेटवर्कर से हार जाता है। दूसरे किस्म का नेटवर्क बिजनेस 1970 के दशक में एक नए किस्म का नेटवर्क बिजनेस विकसित होना शुरू हुआ। यह वही बिजनेस है जिसके बारे में यह पुस्तक है। वह नेटवर्क बिजनेस जिसे आज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। बिजनेसों के फ्रेंचाइजी नेटवर्क के बजाय यहाँ पर व्यक्तियों का फ्रेंचाइजी नेटवर्क काम करता है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी इस नए किस्म के नेटवर्क बिजनेस की तब काफी आलोचना हुई जब यह लोकप्रिय हो रहा था और लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस में दाखिल हो रहे थे। इस बिजनेस की आवाज भी आलोचना
हो रही है, परंतु इस आलोचना के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग फ्रेंचाइजी और पारंपरिक बड़े उद्योगों की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश लोग नेटवर्क मार्केटिंग के तीव्र विकास को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादातर मामलों में एक अदृश्य बिजनेस। मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स के विज्ञापन चिल्ला चिल्लाकर अपना नाम बताते हैं, जबकि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी घर या छोटे ऑफिस से अपना काम करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कई सफल नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी अधिकांश फ्रेंचाइजियों से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने कुछ प्रोडक्ट या सेवाओं की सूची बताई थी जो नेटवर्क मार्केटिंग के वितरण तंत्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस सूची में कानूनी सेवाएं, टैक्स सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, विटामिन, कपड़े और यहाँ तक कि रियल एस्टेट भी शामिल हैं। जब से मैंने अपने दिमाग के बंद दरवाजे को खोला, तब से मुझे सिटी बैंक, एओएल, टाइम वार्नर या बर्कशायर हैथवे जैसे कई बड़े कॉरपोरेशन के बारे में मालूम चला जिनके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चल रहे हैं। एक बार मैंने अपना दिमाग खोला तो मैंने यह महसूस किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की आलोचना उन लोगों के मुंह से सुन रहा था जो लोग उस बिजनेस में नहीं थे। मैं इस बिजनेस को देख सकता था क्योंकि यह दरअसल एक व्यावहारिक बिजनेस है, जिसका मतलब है कि यह अदृश्य है। मैं इस उद्योग के विकास को नहीं देख सकता था। मैं पुरानी शैली के बिजनेसमैनों या जॉन वेन टाइप के बिजनेसमैनों की शिकायतें ही सुन सकता था। यह उद्योग मैडकॉफ के नियम में निहित शक्ति की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। मैडकॉफ के नियम की शक्ति का दोहन करें। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बढ़िया बात यह है कि इसने मैडकॉफ के नियम की शक्ति को आम लोगों यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है, परंतु आपको इस नियम का पालन करना होगा। अगर आप नियम के सिद्धांत का अनुसरण करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने से ही एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी, परंतु सिर्फ शामिल होने से ही आप इसकी शक्ति का दोहन करने में समर्थ नहीं हो जाएंगे। यह वैसी ही बात है, आप एक टेलीफोन खरीद लें, परंतु पूरी दुनिया में सिर्फ आपके ही पास टेलीफोन हो। शक्ति के दोहन के लिए आपको अपने डुप्लीकेट यानी अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति को खोजना होगा। शक्ति के दोहन के लिए आपको अपने डुप्लीकेट यानी अपनी ही तरह की किसी व्यक्ति को खोजना होगा। जिस पल आप 1 से 2 हो जाते हैं, आपका आर्थिक मूल्य घात के हिसाब से बढ़ जाता है। अब आपके नेटवर्क का मूल्य 0 से बढ़कर 4 हो चुका है। जिस पल आप 3 हो जाते हैं, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 4 से बढ़कर 9 हो जाता है। अगर आपके द्वारा लाए गए दोनों लोग दो और दो लोगों को नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य ऐसे रॉकेट की तरह दिखने लगेगा जो चांद की तरफ उड़ने वाला हो। अंकगणित के मान से कड़ी मेहनत करने के बजाय आपका आर्थिक मूल्य घातांकों में बढ़ता है। सही नेटवर्क बिजनेस की शक्ति और लाभ है। इस बात की काफी संभावना है कि समय के साथ एक सफल नेटवर्क डॉक्टरों, वकीलों, अकाउंटेंटों जैसे प्रोफेशनल लोगों और अन्य अपरिष्कृत लोगों की तुलना में ज्यादा पैसे कमा सके। इस अंतर और शक्ति को मैडकॉफ के नियम द्वारा समझाया गया है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। पूर्व के अध्याय में मैंने नए दोस्तों के लाभ के बारे में चर्चा की थी। आप थोड़े समय का निवेश करें और उन्हें पहले कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझाएं और उनसे पूछें कि वे किस क्वाड्रेंट में अपने समय का निवेश करना चाहेंगे। इसके बाद अगर आप उन्हें मैडकॉफ के नियमों की शक्ति समझाएं तो मेरा विश्वास है कि सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा प्रस्तुत बिजनेस अवसर के बारे में ज़्यादा सकारात्मक होगा। आप इस तथ्य को भी स्पष्ट कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा बिजनेस मॉडल है। हालांकि वे इसे इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि यह व्यावहारिक या अदृश्य है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना बस पुराने और नए दोस्तों की तलाश करना है जो उसी दिशा में जाना चाहते हैं जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। इसे इस तरह देखें जैसे आप गणित का कोई सवाल हल कर रहे हों।
हम मान लेते हैं कि आप 10 लोगों को, 10 नए दोस्तों को इस बिजनेस में लाते हैं। आपके नेटवर्क का मूल्य अब 10 नहीं बल्कि 100 हो गया। अगर उन 10 लोगों में से हर व्यक्ति भी 10 लोगों को अपने इस बिजनेस में लाता है तो आपके बिजनेस का मूल्य आसमान छू लेता है। जैसा मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में कहा था, जब मैं पहली बार 1970 के दशक में बिजनेस अफसर की मीटिंग में गया था तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लिया था। मैंने अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लिया था। मेरी आंखें देख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उस बिजनेस अफसर की शक्ति को महसूस नहीं किया जो मेरे सामने खड़ा था। आज मैंने रोशनी देख ली। अगर मुझे एक बार फिर से शुरू करने का मौका मिले तो पुरानी शैली का बिजनेस बनाने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना शुरू करूंगा। कम लागत का एक बेहतर विचार। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के बजाय पुरानी शैली के बिजनेस बनाने में मैंने लाखों डॉलर खर्च किए हैं और कई बार लाखों डॉलर गंवाए। हालांकि मुझे अपनी यात्रा पर अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जीरो से पुरानी दुनिया का बिजनेस बनाना सीखा। परंतु मैं आपसे विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अधिकांश लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना ज़्यादा समझदारी का काम होगा, खास तौर पर यदि आपके पास पुरानी शैली का बिजनेस बनाने के लिए या किसी प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए लाखों डॉलर ना हो। सीधे कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसमें प्रवेश करने की लागत कम है और जिसके प्रशिक्षण कार्यक्रम अद्भुत हैं, एक बेहतरीन विचार है। यह एक ऐसा विचार है जिसका समय आ चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का विस्फोट पूरी दुनिया में हो रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने दिमाग का दरवाजा खोल दें और इसके बाद आप इसे देख पाएंगे। आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि देखने के लिए बहुत कम है। सुनहरे मेहराब या हरी जलपरियां आपको अपने बिजनेस की तरफ नहीं बुला रही। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का दुनिया भर में विस्फोट हो चुका है और बहुत थोड़े लोग ही इसे देख सकते हैं। नेटवर्किंग का भविष्य। हालांकि बिजनेस बहुत बड़ा ज़्यादा फैल गया है, परंतु आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रवेश करने का सही समय आ गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया अब इस विचार को मानने लगी है कि औद्योगिक समय युग समाप्त हो चुका है और अब आधिकारिक रूप से सूचना के युग में प्रवेश कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक और फोर्ड मोटर कंपनी जैसे बड़े बिजनेस औद्योगिक युग के बिजनेस हैं। मैकडॉनल्ड जैसे फ्रेंचाइजी संक्रमण काल के बिजनेस हैं जो औद्योगिक युग और सूचना युग के संक्रमण काल में उभरे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वास्तव में सूचना युग के फ्रेंचाइजी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भूमि, फैक्ट्रियां और कर्मचारियों के बजाय सिर्फ सूचना और जानकारी के आधार पर चलते हैं। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके जिसमें तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलें। यह औद्योगिक युग का सोच था। मेरे माता पिता सचमुच नौकरी की सुरक्षा, कंपनी पेंशन, मेडिकल केयर और सरकारी सामाजिक सुरक्षा इत्यादि में विश्वास करते थे। यह सब विचार औद्योगिक युग के पुराने विचार हैं। आज हम में से अधिकांश जानते हैं कि नौकरी की सुरक्षा एक मजाक है और एक कंपनी में जिंदगी भर नौकरी करना ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। फिर आप 401 के जैसे रिटायरमेंट प्लान जोड़ लेते हैं जो जोखिम भरे स्टॉक और म्यूचुअल फंड से भरे हैं, तो रिटायरमेंट की सुरक्षा भी एक मजाक बन जाती है। आज लोगों को नए विचारों और नए सिस्टम की जरूरत है जिनके द्वारा वे उस आर्थिक सुरक्षा को पा सकें जो कभी हमारे माता पिता के पास थी। एक जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग। जितने ज़्यादा लोग जागेंगे, और बहुत से लोग 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद स्टॉक मार्केटिंग के हुई मंदी के बाद जाग रहे हैं, उतने ही ज़्यादा लोगों को यह महसूस होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया के लिए एक नया जवाब है जिसमें सुरक्षा दिनों दिन कम होती जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपने जीवन और आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण करने का अवसर देती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग विकास जारी रहेगा, चाहे पुराने विश्व के चिंतक जिसके विकास को देखने में असफल हो जाएं। संक्षेप में, वर्षों पहले जब मैं एक युवा सेल्समैन के रूप में पहले टेलीकॉपियर
बेचने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें आज फैक्स मशीनों के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें उन मशीनों को बेचने में बहुत मुश्किल आई और इसका कारण सिर्फ यह था कि बहुत कम लोगों के पास यह मशीन थी। जब संख्या बढ़ी तो बेचना आसान और आसान होता चला गया। जितनी ज़्यादा फैक्स मशीनें हुई, मशीन उतनी ही ज़्यादा लाभदायक बन गई। यह मैडकॉफ के नियम की शक्ति है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी यही सच है, जहां यह विचार बेचने में इसी तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्षों पहले कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर हंसा करते थे। कई ने उद्योगों की आलोचना करते हुए इसे बदनाम किया। मैं जानता हूं, मैंने ऐसा किया था। आज दुनिया में इतने बदलाव के बाद नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का भविष्य दिनों दिन उज्जवल होता जा रहा है। जैसे पहले बताया जा चुका है, आज कई बड़े कॉरपोरेशनों में एक नेटवर्क मार्केटिंग डिवीजन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग अंततः मुख्य धारा का बिजनेस है। हालांकि बहुत कम लोगों को अभी इस बात का एहसास है। हालांकि आपके दोस्त या सहकर्मी इस अवसर को नहीं देख सकते, परंतु आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने मस्तिष्क को खोल दें, और ऐसा करने पर आप मैडकॉफ के नियम की शक्ति को देख पाएंगे। आप नेटवर्क की शक्ति को देख पाएंगे, वह शक्ति जो आप अभी आपके ठीक सामने है। आपको सिर्फ इतना कहना है, मैं अपने लिए नेटवर्क की शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूँ। अगला फायदा। अगले अध्याय में मैं बिजनेस की असली दुनिया में सफल होने के लिए किसी इंसान की पहले नंबर की बिजनेस योग्यता के बारे में चर्चा करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बढ़िया बात यह है कि आपको यह अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता सिखाती है, एक ऐसी योग्यता जिसका प्रयोग करके आप अपनी दौलत को जिंदगी भर बढ़ा सकते हैं। ऑडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।